नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हैं जो कि विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन है लगातार पूछे गए हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। दोस्तों, जो भी दोस्त हैं जो प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरी वीडियो को देखिएगा और अपना जो नंबर है वो सुनिश्चित कीजिएगा। ये क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा रेयर क्वेश्चन है और इसको लगातार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ में जितने भी दोस्त हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम से आप इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया, तो आप वहां से उसका लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। प्रश्न है 20 से लेकर 40 तक का प्रश्न है। यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे और उसके साथ में उसका जो फैक्ट है वो उसको भी बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न बोलते हैं आपका, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? दमित्री मेंडलीफ ने, लुईस पास्चर ने, मैरी क्यूरी ने या फिर एंटोनी लेवोजियर ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो आवर्त सारणी है उसका आविष्कार है दमित्री मेंडलीफ ने है वो किया था। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो आविष्कार है वो 1869 में है ना, 1869 में है इनके द्वारा आवर्त सारणी का आविष्कार है वो किया गया था। और मेंडलीफ के आवर्त के अनुसार क्या होता है, तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण उनके क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, है ना। तो इनको किसने बताया था? मेंडलीफ ने बताया। तो साथ में इन्होंने जब आवर्त सारणी है उनको बनाया तो इनके द्वारा जो आवर्त सारणी है उनको 9 वर्ग में, है ना, 9 वर्ग में बांटा गया और 7 आवर्त में है इसको बांटा गया था। 9 वर्ग और 7 आवर्त में है वो बांटा गया था। और इनके समय में जब 1869 के टाइम में, उस टाइम जो तत्व थे, एलिमेंट्स है, उनकी जो संख्या थी वो कितना था दोस्तों? तो 63 था। तो इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाला क्वेश्चन है लगातार है वो 10 से 12 बार है वो पूछा जा चुका है। आप किसी भी, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे आपका सहायक शिक्षक हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो देखने मिलता है। जो लेंस वाला भाग है उससे ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल देखने को मिलता है। तो इसको छोड़िएगा नहीं, इसको सॉल्व करके भी बताएंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? -15 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर या फिर +30 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर -15 सेंटीमीटर है वो इनका आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, कोई भी है गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई होती है ना, जो फोकस लंबाई होती है उसको किससे प्रदर्शित करती है, किया जाता है? एफ से है, फोकल लेंथ से है उसको प्रदर्शित किया जाता है। साथ में इसके जो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसको आर से है वो प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी है एफ से, है ना, और आपका जो आर है वो किसको, वक्रता त्रिज्या है उसको बताती है ना। और साथ में क्या होती है, जो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो आधी होती है ना। और अवतल दर्पण है, सॉरी, जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, वो फोकस लंबाई उसकी जो है ना, उसकी जो क्या होती है, सदैव जो फोकस लंबाई है वो क्या होती है, धनात्मक होता है। किसकी? उत्तल दर्पण का हमेशा आपका धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण है उनकी जो फोकस लंबाई है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई है दोस्तों, है ना, यहाँ पर अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। तो इन दोनों चीज को सदैव याद रखिएगा, इसे आप याद रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। साथ में यहाँ पर अब अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों वो आर कितना है,
यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना है, यहाँ पर 30 है वो दिया गया है। तो वक्रता त्रिज्या इनकी 30 सेंटीमीटर है वो दिया गया है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई है उनमें इसका मान रखेंगे, तो फोकस लंबाई उनका मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और आपका आर कितना है, 30 है ना, और बटा इसको 2 से करेंगे। तो जैसे इसको करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस का 15 सेंटीमीटर है वो इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? पार्श्विक व्युत्क्रम कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है, या फिर रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर वस्तु की जो है ना, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब है तो ये कितने ऊंचाई पर बन रहा है, और साथ में इससे वस्तु की ऊंचाई है, उनके दोनों के बीच में क्या है, अनुपात है, वो रेशियो निकल रहा है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रेखीय आवर्धन की है वो हो जाएगी, क्योंकि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन क्षमता है दोस्तों, यहाँ पर आवर्धन है तो वो क्या होता है, इसका जो सूत्र है ना, इनका जो सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है बटे ऊंचाई है ना, ये आपको इस सूत्र है, उसके बाद यहाँ पर आप उसको निकाल सकते हैं, आवर्धन है वो पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकीर्णन पर, या फिर अपवर्तन पर? तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रकाशिक तंतु कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है वो काम है वो करता है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वार्टज है, कांच के बहुत लंबे और पतले हजारों रेशों से बना, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या होता है, आधारित रहता है। एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संकेतों के एक स्थान से क्या करता है दोस्तों, वो दूसरे स्थान पर है ना, इस दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जाता है। इसका जो प्रयोग है मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए है वो किया जाता है, और अंतःदर्शी में है वो किया जाता है ना। तो इनको है वो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग है वो किया जाता है? यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अगर उनको निकट दृष्टि दोष है तो उनको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे दोस्तों? अपसारी लेंस का, या फिर द्विफोकल लेंस का, या फिर बेलनाकार लेंस का, या फिर अभिसारी लेंस का? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अपसारी लेंस है ना, उनका उपयोग है हम करेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो निकट दृष्टि दोष है वो उसको दूर है वो किया जा सकता है। कारण क्या है, जो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो क्या करता है, रेटिना के पहले बन जाता है ना, रेटिना में ना बन के क्या होता है, रेटिना के वो पहले है वो क्या प्रतिबिंब है वो बन जाता है। और पास की जो वस्तु है वो साफ तो दिखाई देती है, लेकिन क्या होती है, दूर की वस्तु है क्या दिखाई देती है, धुंधली प्रकार की है वो दिखाई देती है। इस दोष को है हम कौन से लेंस से उपयोग है वो दूर कर सकते हैं, अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस है, अवतल लेंस को जैसे लगाएंगे तो निकट दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। इसी अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस है वो बोला जाता है ना, और इसी का ही प्रयोग करेंगे तो हम निकट दृष्टि दोष को है वो दूर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, आप रोशनी ले, आज के टाइम में जो बल्ब है वो हम जलाते हैं, पहले के टाइम में है जो लाल रंग का है वो आता था लैंप वाला, है ना, अन्य प्रकार के जो लैंप है उन सब लाइटों को क्या है, बल्ब है उनको छोड़ दिया गया। अब के टाइम में क्या करते हैं, एलईडी लगाते हैं और सीएफएल लाइट लगाते हैं। तो उससे क्या फायदा है, क्या उससे कुछ फायदे, क्या हो रहा है, ऊर्जा की दक्षता की वजह से, सामर्थ्य की वजह से, आसान उपलब्धता की वजह से, या फिर सुविधाजनक निपटान की वजह से, क्या कारण है जिसकी वजह से हम आज के टाइम में एलईडी और सीएफएल है उनका प्रयोग है वो कर रहे हैं? तो यहाँ पर है दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता की वजह से हम क्या करते हैं, उनको लगाते हैं। तो रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह दोस्तों एलईडी लगाते हैं ना,
एलईडी, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर एलईडी है तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है ना, लाइट इमिटिंग डायोड इनका है। और सीएफएल है तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, सी एफ है ना, सी एफ एल। यहाँ पर सी एफ एल है तो इसका जो पूरा नाम है वो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। इनकी जो क्या होती है ऊर्जा दक्षता की वजह से इसको लेते हैं, ये कम जो क्या है इनकी जो फायदा होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा की क्या करता है, पहला बचत करता है, ऊर्जा बचत करता है जिससे क्या कहते हैं बिजली है वो कम खर्च होता है। साथ में इसको क्या किया जा सकता है, अन्य जो फ्लोरोसेंट लाइट है उनके वजह उनमें क्या है मरकरी है वो डाला जाता है, लेकिन इसमें सीएफएल और आपका एलईडी है उसमें नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से जो विषैले गैस है वो नहीं होते और यह विषैले नहीं प्रकृति की नहीं होते, तो ये फायदा रहता है। और अन्य जो प्रकाश की जो स्रोत है उनकी अपेक्षा एलईडी क्या कहते हैं, बहुत कम विकिरण है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत कम विकिरण है वो निकालते हैं, है ना। तो इस चीज को है वो ध्यान में रखिएगा। तो इस वजह से क्या है आपका जो एलईडी है और सीएफएल है उसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 26वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। यहाँ पर न्यूटन का गति का प्रथम नियम कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कौन कौन सा है उसको। तो पहला ऑप्शन क्या बोलते हैं, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन में है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। तीसरा है जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, या फिर रॉकेट लॉन्च करना होता है। तो यहाँ पर जो यह दोस्तों प्रश्न क्या था, यहाँ पर जो आपका पूछा गया है न्यूटन की गति के प्रथम नियम है उनको आपको बताना है। तो इनकी जो उदाहरण दी है वो क्या है, कौन सा वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है दोस्तों क्या बोलते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल है वो नहीं लगे। मान लो कि कोई वस्तु है दोस्तों यहाँ पर अब ये विराम अवस्था है तो हम क्या करेंगे, गति का प्रथम नियम है कब तक पालन नहीं होगा यहाँ पर, तो जब तक ये विराम अवस्था है। तो जैसे ही हम कोई बाहरी बल है इसको लगाएंगे तो वो धीरे से वो चलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो इसी को ही बोला जाता है गति का प्रथम नियम, और इसी को साथ में बोला जाता है जड़त्व का नियम है भी है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है क्या बोला गया है, बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर है वो झटका लगता है ना। तो यही चीज है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है जैसे अब बस है वो चल रहा है धीरे धीरे है वो चल रहा है, अगर खड़ा है चल रहा है तो हमारा जो शरीर है वो विराम अवस्था में रहता है और बस है वो एक मोशन के साथ है, लेकिन अचानक से जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो क्या है शरीर है स्थिर हो जा रहता है ना, उसकी वजह से वो पीछे की ओर है वो धक्का देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बल समीकरण में एक एफ का बराबर क्या है ना। बल समीकरण में एफ बराबर क्या है, एम 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 जी एच एम बी या फिर यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो बल का समीकरण है दोस्तों उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बल क्या होता है, वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, जो है ना परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, इस वजह से होता है। बल है दोस्तों आपका एक सदिश भौतिक राशि होती है ना, ये क्या होती है, बल है वो एक सदिश क्या होती है भौतिक राशि है वो होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में आपका क्या होता है, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान अगर मान लो एम है, कोई भी वस्तु है उनके जो द्रव्यमान है वो एम है, और बल है आपका है ना, बल है एफ, बल लगाने पर क्या है त्वरण है वो ए है, त्वरण ए है, उसके अंतर्गत क्या होता है गतिशील है वो हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी बल है वो ए बराबर क्या था है एम गुणा एक्स है वो हो जाता है, सॉरी एक्स बोलता हूँ ए है वो हो जाता है, ए बराबर क्या होता है एम गुणा ए है वो हो जाता है। इनके तो क्या है ये दोनों इनके समतुल्य हो जाते हैं, है ना। तो न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम अनुसार दोस्तों किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होते हैं बराबर होता है ना। तो इसमें जो एफ का बराबर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, u प्लस ए टी है ना, u प्लस ए टी है वो आपका बराबर है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बल का दोस्तों बल है उनका जो मात्रक होता है ना, बल का जो मात्रक है वो क्या होता है न्यूटन होता है ना, न्यूटन होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा इसका
कौन से फॉर्मेट में है, एसआई मात्रक में बोला जाएगा, तब है आपको न्यूटन है उसको लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। यहाँ पर 14 किलोग्राम द्रव्यमान है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले जो पिंड है उनका जो संवेग है वो कितना होगा पूछा गया। 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर 1/392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन बी है ना, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब मान लीजिए यहाँ पर जो पिंड का जो द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, यहाँ पर पिंड का जो द्रव्यमान है एम है ना, वो कितना है आपका 14 केजी है। कितना है 14 केजी। साथ में आपका जो पिंड का वेग है ना, पिंड का जो वेग है वो है आपका, पिंड का वेग है वो है आपका 28 मीटर पर सेकंड है। तो ये चीज दोनों चीज ये है और हमें उसका संवेग है वो क्या करना है, संवेग है वो निकालना है। तो संवेग है उसमें क्वेश्चन मार्क है हम लगा देंगे। तो पिंड का संवेग है तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना, पिंड का संवेग है तो यहाँ पर पी है उसको बाहर ले लेंगे, फिर आप है दोनों के है वो गुणा कर देंगे है ना। तो 14 है क्या है आपका, 14 है वो किलोग्राम द्रव्यमान है, मास है और मीटर सेकंड में है। तो 14 गुणा क्या हो जाएगा आपका, 14 गुणा 28 है वो हो जाएगा है ना। जैसे ही 14 गुणा 28 है वो करेंगे इसका आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 392 केजी, 392 केजी और पर मीटर सेकंड है वो हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या फिर 14.3 किलोग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 14.3 किलोग्राम है वो हमारा जो वजन है वो बुध ग्रह पर रहेगा। कारण क्या है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है दोस्तों उसका वजन क्या है 38 किलोग्राम है ना। तो बुध ग्रह पर उसका वजन है वो 14.3 किलोग्राम है। कारण क्या है, क्योंकि बुध ग्रह पर क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का क्या होता है 38% है ना। पृथ्वी से 38% इनका गुरुत्वाकर्षण है और सूर्य के सबसे निकट में है दोस्तों यह ग्रह है वो स्थित है। और सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों ये आपका बुध ग्रह ही है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध का जो घनत्व है वो 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर है वो है, पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस वजह से यहाँ पर क्या गया है 14.3 किलोग्राम है वो आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः इसमें खालिस्तान इसका प्रयोग किया जाता है। दादाजी की घड़ी, कलाई में पहनने वाली घड़ी, धूप घड़ी या फिर रेत की घड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या चीज हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है 30वां नंबर का है पेंडुलम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा दादाजी की घड़ी है ना। कारण क्या है यहाँ पर, तो देखिए पेंडुलम लयबद्ध दोलक होता है दोस्तों, लयबद्ध दोलक की तरह क्या करता है काम करता है। और दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय काल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति है वो कहा जाता है। इस वजह से जो घड़ी है उनकी जो गति है वो क्या है, एक ही निश्चित है वो ना, एक ही राउंड में है वो करते जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो दादाजी की घड़ी उसमें पेंडुलम है वो रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या कहलाता है। आवेग कहलाता है, गति कहलाता है, त्वरण कहलाते हैं, फिर विस्थापन कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन या फिर लगने वाला समय है दोस्तों वो क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन ए बोलता हूँ है ना। तो वेग में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, आपका त्वरण है वो कहलाता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो क्या है, किसी भी पिंड है उसके अगर कोई भी पिंड है या फिर वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है उसको क्या बोलते हैं, त्वरण है वो कहा जाता है।
और त्वरण दोस्तों एक प्रकार से आपका सदिश राशि होता है। जो त्वरण है वो एक प्रकार से क्या है, आपका सदिश राशि है और इसका मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है ना। इनका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है वो होता है ना। और त्वरण का मान क्या है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो इसको ध्यान में रखिए, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे खाली स्थान में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति या फिर घूर्णन गति। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। असमान गति है वो कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति है वो कहा जाता है। अगर एक कोई भी पिंड है एक स्थान से है दोस्तों, एक ही साथ गति करता है, लेकिन वो क्या करते हैं प्रत्येक समय में, है ना, समान समय में एक है वो क्या करते हैं, असमान दूरी है, अलग अलग दूरी है वो क्या करता है, तय करता है। इस वजह से असमान गति है वो कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं करती है तो इस गति को हम क्या करते हैं, असमान गति है वो कहते हैं। तो असमान गति का जो दूरी है दोस्तों वो क्या कहते हैं, समय ग्राफ पर क्या है, वक्र रेखा है वो बनाता है। तो यहाँ पर ऐसे, तो ये ऐसे है वो बनाते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका v है x हो जाएगा और ये इधर ऊपर है दूरी की है और यह समय है। तो यहाँ पर अगर असमान होगा तो इनकी जो वक्रता त्रिज्या है वो ऐसे आ जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? 16 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, 32 मीटर प्रति सेकंड या फिर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्वेश्चन है वो क्या हो गया, तो यह ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो बता देते हैं पहले। तो 32 मीटर प्रति सेकंड है वो इसका आ जाता है। तो गति का पहला नियम है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी है ना। तो v बराबर क्या है, u प्लस ए टी है। तो यहाँ पर इसका जो मान है उसको रख देंगे। यहाँ पर देखिए आपका u का मान है वो कितना है, 0 है। u का मान है आपका 0 है। a का मान है वो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड है और समय का मान है 8 सेकेंड, है ना। तो इसको जैसे ही इसके मान में सूत्र है उसके मान में रखेंगे। तो v बराबर देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मान रखते हैं तो 0 प्लस 4 प्लस 8 है ना। तो यहाँ पर है तो 0 0 कुछ है ना, सॉरी प्लस कर दिया, यहाँ पर गुणा है ना, यहाँ पर गुणा है। तो इसको जैसे ही हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v बराबर निकल जाएगा आपका 32 मीटर पर सेकेंड है वो निकल जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर में है वो निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग है वो करता है। चलिए दोस्तों एक चीज है वो मैं गलत बोल दिया था, यहाँ पर है स्क्वायर है बोल दिया था ना, तो यहाँ पर है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। 32 मीटर प्रति सेकंड है ना कि स्क्वायर में, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, मैं गलत है वो बोल दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है इधर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था, सोनार एक उपकरण है जो खाली स्थान वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, जमीन पर, हवा में, अंतरिक्ष में या फिर पानी के नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों सोनार एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, पानी के नीचे है दोस्तों। यहाँ पर है सोनार का है वो उपयोग है वो किया जाता है। कारण कि सोनार वह उपकरण है दोस्तों जो पानी के भीतर वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु की दूरी है, उनकी दिशा है, वस्तु की दूरी, दिशा और उनकी जो गति है उनको मापने के लिए है आप हमें सोनार का है वो उपयोग है वो करते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग है वो सोनार के माध्यम से किया जाता है और उनकी दूरी, दिशा और गति है वो जानकारी है वो दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खाली स्थान ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, आयाम, वेग, आवृत्ति या फिर हर्ज। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हर्ज क्या है, ध्वनि की विशेषता नहीं होती है ना। तो हर्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है दोस्तों, यह आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है ना। यहाँ पर जो आवृत्ति है उनका एसआई मात्रक हो क्या होता है, हर्ज होता है ना। अगर
ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं होती है दोस्तों, जिसमें आपका तरंग दैर्ध्य होता है, आयाम होता है, समय अवधि होता है, आवृत्ति और वेग या फिर गति। तो ये 5 प्रकार की इनकी विशेषताएं होती है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। वायु में अगर ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगी होती है, तो किसी भी ध्वनि तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध रहता बनता है, तो उसको लैम्डा बराबर वी अपॉन एफ से है वो व्यक्त है वो किया जाता है, जहां पर वी का मतलब होता है तरंग का वेग, एफ बराबर आवृत्ति होता है और आपका लैम्डा है वो तरंग दैर्ध्य है उसको प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्नों की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध होता है? n बराबर 1/t², n बराबर t या फिर n बराबर 1/t या फिर n बराबर 1/√t। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। n बराबर 1/t है वो होता है ना? तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, ध्वनि की जो आवृत्ति है उसको n लिखते हैं और यहाँ पर 1/, क्या होता है, ध्वनि की आवर्तकाल होता है ना? ध्वनि की आवर्तकाल को t से है वो व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर n बराबर 1/t है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? 100 डेसिबल, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल या फिर 25 डेसिबल। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता का मापन है वो किस में किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। जो ध्वनि है उनकी जो तीव्रता का मापन किस में करते हैं? डेसिबल में है वो, डीबी में है वो करते हैं, डीबी बोलते हैं शॉर्टकट में, है ना इसको, या फिर डेसिबल में कहते हैं। अगर मंद गति में है दोस्तों, बिल्कुल मंद गति है पर श्रव्य ध्वनि है वो बिल्कुल मंद गति पर है, तो उनका जो है वो क्या हो गया? 0 डेसिबल पर है वो होता है। और जो अगर मनुष्य की बात करें तो उनकी जो तीव्रता, मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल है वो होती है, है ना? 60 डेसिबल तक ही मनुष्य है वो सुन सकते हैं, इससे ज्यादा होने पर है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों सभी एसिड के लिए आम तत्व है या फिर, है ना, एलिमेंट है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व में हाइड्रोजन आता है और सभी अम्ल अपनी जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन के जो धन आयन है ना, यहाँ पर H+ आयन है उनको क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। जैसे अपन मान ले जाते हैं HCl है ना, तो HCl है वो रिएक्शन करेगा जल के साथ, क्या करेगा? तो यहाँ पर H+ आयन देगा और क्लोरीन है वो माइनस आयन में है वो निकल जाता है ना। यहाँ पर जो अम्ल है उनके जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और इसको मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? वो लाल है वो कर देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न में से विषम की पहचान करें। NaOH, CuOH ट्वाइस, NH4OH या फिर ZnOH ट्वाइस। तो यहाँ पर विषम क्या है दोस्तों? तो इसमें पहचान करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, है ना, जो आपका विषम है वो क्या चीज है? तो यहाँ पर देखिए NaOH है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों, ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। बात करते हैं CuOH है, यह भी क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है ना। NH4OH है, ये भी आपका क्षारीय प्रकृति का होता है ना। लेकिन जैसे ZnOH2 है, ये दोस्तों आपका Zn है, ZnOH ट्वाइस है, ये क्या होता है? उभयधर्मी प्रकार का होता है ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ZnOH ट्वाइस है वो क्या होता है? उभयधर्मी प्रकार का होता है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोलिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या दिखेगा? केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती, व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, फिर पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है। तो कोई भी दोस्तों धावन सोडा है उसको थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें अगर 1 ml हम तनु हाइड्रोलिक अम्ल, है ना, तनु हाइड्रोलिक अम्ल है उसको अगर मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक है इसको अगर HCl उसको
है ना, डालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो कैंसर क्या है तो जैसे ही क्या करेंगे डालेंगे तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ है वो बाहर है वो निकल जाएगा। जैसे ही हम है लेंगे क्रिया करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ में क्रिया करेंगे तो NaCl बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट के साथ निकल जाएगा और साथ में है लिक्विड फॉर्म में जल है वो बच जाएगा। तो दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से पूरा डिटेल के साथ में, थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।